दिन मतलब इतना परेशानी हुआ था मुझे, और उसके बाद मुझे लगा कि टाइप स्क्रिप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन में। तो आज के इस कोर्स में हम टाइप स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली जानने वाले हैं, कैसे हम टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, क्या बेसिक्स टाइप्स होते हैं, और एडवांस कॉन्सेप्ट भी हम टाइप स्क्रिप्ट के सीखने वाले हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट कोर्स होने वाला है। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको बेसिक्स टाइप्स के बारे में बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, और क्यों जावास्क्रिप्ट के बजाय हमें टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखना चाहिए, क्यों नए जो फ्रेमवर्क हैं जैसे रिएक्ट, व्यू, एंगुलर जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क सजेस्ट करती हैं कि आप हमारी लाइब्रेरी को टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करें। और npm की बहुत सारी पॉपुलर पैकेजेस जो हैं वो माइग्रेट हो चुकी हैं जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट में। उसके बाद मैं कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा, जैसे यूनियन टाइप, इंटरसेक्शन टाइप और इंटरफेसेस वगैरह, क्या क्या अंतर होते हैं, कैसे हम टाइप डिफाइन करते हैं। लिटरल टाइप के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक्स टाइप के बारे में, टाइप नैरोइंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, असर्शन क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे, फंक्शंस में कैसे हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, ओवरलोडिंग क्या है टाइप स्क्रिप्ट में, फंक्शन ओवरलोडिंग, उसके बाद ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑप्शनल चेनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। उसके बाद एडवांस जो कॉन्सेप्ट आता है जिसमें पार्शियल्स क्या होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को जेनेरिक बना सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऊपर, टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा हम इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासेस में कैसे हम टाइप यूज़ कर सकते हैं, इन्यूमरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, टाइप की कंपैटिबिलिटी क्या है क्लासेस में, डिक्लेरेशन कैसे हम कर सकते हैं टाइप का क्लासेस के अंदर। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में देखने वाले हैं। ये कोर्स कम्प्लीटली हिंदी में है, और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट की बात करूँ तो। उसके बाद मैं कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो बड़े बड़े कोड कैसे लिखे जाते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, उसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वो प्रॉब्लम्स हैं जिसको टाइप स्क्रिप्ट बहुत ही जल्द अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, कैसे टाइप स्क्रिप्ट एक लाइफ सेविंग टूल है अगर आप एक जावा स्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने कोड एडिटर पे, और मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है index.js। फिलहाल हम JS फाइल बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम अगर कोड लिखते हैं तो इसमें हमें किसी भी तरीके की टाइप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं एक बेसिक सा फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है ऐड, और इसमें हम दो मतलब आर्गुमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, A1 और B1, राइट। और हम डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देते हैं A1 प्लस B1, सॉरी यहाँ पे B1 होगा। ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये फंक्शंस फॉर एग्जांपल किसी और फाइल में हो, और एक और फाइल है जहाँ पे हमने इस फंक्शन को इंपोर्ट किया है और वहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहीं कॉल करने वाला हूँ, एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि क्यों जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लमेटिक है कई बार, और कई बार एरर्स ऐसे आते हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि आपको कोड एडिटर पे नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको रन टाइम पे ही पता चलता है कि ये एक एरर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक यहाँ पे कॉन्स्ट रिज़ल्ट लिखूँ और ऐड फंक्शन को कॉल करूँ, तो इसके अंदर मैं पास करता हूँ 22 और 33, और मैं इसको कंसोल लॉग करा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ और इस प्रोग्राम को रन करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नोड index.js, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है अभी के लिए ये सही आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे हम दोनों नंबर कॉल कर रहे हैं, और ये जो प्लस ऑपरेटर है वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो फंक्शन है वो कहीं और हो, और डेवलपर यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट की जगह कोई
हेलो पास कर देता है। फिलहाल ये फंक्शन के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेने वाला है जो नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर ये पास कर देता है तो जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देगा, बल्कि वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 और हेलो को कॉन्कैटिनेट कर चुका है। तो ये जो एरर है ये हमें रन टाइम पे पता चलेगा। उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट रोक भी नहीं रहा कि जो कि आप इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसमें आप कुछ भी पास कर सकते हो, यानी स्ट्रिंग, नंबर, जबकि ये फंक्शन है जो केवल नंबर के ऐड ऑपरेशन को हैंडल कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो रन टाइम पे डिटेक्ट होते हैं, ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम, लेकिन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अनडिफाइन हो सकता है, नॉट डिफाइन हो सकता है। अगर मैं इसकी जगह नल पास कर दूं तो अलग तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा हमें। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमें जावास्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे, जब हम कोड लिख रहे होते हैं तब ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन रन टाइम पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है टाइपस्क्रिप्ट, बहुत ही इफ़िशिएंटली सॉल्व करता है। और टाइपस्क्रिप्ट हमें कम रन टाइम पे नहीं, जबकि हम कोड लिख रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें ये बता देता है कि एक प्रॉब्लमेटिक कोड है, ये एरर देने वाला है। उससे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना होगा टाइपस्क्रिप्ट, और आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंपली हमें ये एक पैकेज देखने को टाइपस्क्रिप्ट वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो आप 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, या तो VS कोड हो तो आप इनका कुछ और तरीका इंस्टॉल करने का वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली npm के ज़रिए अपने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो npm अगर आप नहीं जानते तो npm एक पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कमांड को किया पेस्ट, और यहाँ पे हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट में इस तरीके के कोड लिखने हैं तो हमें टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज़ करना होगा। हमें इस जो फोल्डर है वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज़ करना होगा। तो टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए TSC और डबल डैश के साथ इनिट अगर आप लिखते हैं तो आपके फोल्डर में एक फ़ाइल बनेगी जिसका नाम है tsconfig.json, और ये जो फाइल है इसमें आपका टाइपस्क्रिप्ट इनिशियलाइज़ हो जाएगा। फिलहाल इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं, लेकिन अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशंस भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम है index.ts। तो index.ts फाइल के अंदर ही हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर हम सेम एग्जांपल को यहाँ पे देखें तो हम एक बनाते हैं फंक्शन जिसका नाम है ऐड। अब टाइपस्क्रिप्ट में हमेशा हमें जब भी हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो उसका हमें टाइप बताना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ A1 तो A1 का हमें टाइप बताना पड़ेगा। तो A1 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर, क्योंकि A1 हमारा नंबर होने वाला है, और एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है B1, तो इसका भी हमें टाइप बताना पड़ेगा जो कि है नंबर। और मैं सिंपली रिटर्न करूँ A1 प्लस B1। और अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें VS कोड सजेशन दे रहा है कि A1 एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है जो कि नंबर ले रहा है, और B1 भी एक आर्ग्यूमेंट है जो कि यहाँ पे नंबर ले रहा है। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा तो फिर भी हमें टाइपस्क्रिप्ट एक एरर दे रहा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। जबकि मैं जावास्क्रिप्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे किसी भी तरीके के एरर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर होवर करूँ तो हमें दिख रहा है कि A1 और B1 यहाँ पे चाहिए, लेकिन डायरेक्टली हमें जावास्क्रिप्ट किसी भी तरीके के एरर देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि टाइपस्क्रिप्ट में हमें ऐड फंक्शन जो है यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम अगर पास करें 22 और 33 तो यहाँ से एरर
बिल्कुल गायब हो चुका है। और इसको मैं रिज़ल्ट में यहाँ पे स्टोर करूँ और यहाँ पे प्रिंट करूँ console.log रिज़ल्ट। तो अब अगर हमें इस कोड को रन करना है अपने नोड से तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन टाइप स्क्रिप्ट जो होता है वो हमारे कोड को जावा स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट एक लेयर है जो कि जावा स्क्रिप्ट के ऊपर है। अगर मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, जो भी हमारा ब्राउज़र है या फिर नोड है वो जावा स्क्रिप्ट समझता है। तो अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली रन करना चाहोगे तो आप रन नहीं कर सकते। इसको मैं यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल से दिखा सकता हूँ। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? एक लेयर है जो कि इंटरनली जावा स्क्रिप्ट को ही कन्वर्ट करता है। टाइप स्क्रिप्ट एक जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ऐसे समझो कि एक लेयर है यहाँ पे। तो जो भी हम टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे वो बिहाइंड द सीन हमें कंपाइल करना होगा, और जो भी कंपाइल कोड होगा वो एक जावा स्क्रिप्ट कोड होगा जिसे हम अपने ब्राउज़र और नोड के ऊपर रन कर सकेंगे। और यहाँ पे जो कोई टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट के सारे कोड वैलिड है। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सबसेट है टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट एक सुपर सेट है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं, तो इसीलिए अगर आपको index.ts फाइल को यहाँ पे रन करना है तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा। और कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक कमांड जो कि टाइपस्क्रिप्ट हमें देता है, जो कि tsc। तो जैसे यहाँ पे मैंने tsc लिखा तो हमारा जो index.ts है वो कंपाइल हुआ, और कंपाइल होके यहाँ पे एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल बन चुका है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो तो एज इट इज़ दिख रहा है हमें, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे एक यूज स्ट्रिक्ट नाम का एक यहाँ पे कीवर्ड लग चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं डिस्कस करूँगा। और इस index.ts.js फाइल को आप नॉर्मली रन कर सकते हैं, जैसे मैंने index.js को रन किया था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूँ नोड और index.ts.js और इसको एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब भी आपको टाइपस्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना होगा, और कंपाइल करने के बाद जो फाइल जनरेट होगा वो होगा एक index.ts, और जिसके थ्रू हम अपने जो कोड है उसको रन करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 33 की जगह एक स्ट्रिंग पास करूँ? तो अगर मैं यहाँ पे str कुछ भी एक स्ट्रिंग ऐसे ही ले लिया है, अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ तो आप देख सकते हो कि तो यहाँ जो टेक्स्ट एडिटर है वो यहाँ पे एक एरर हाईलाइट कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल ऑफ पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल है और टाइप स्क्रिप्ट में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे जो b1 है वो एक नंबर टाइप का होगा, और यहाँ पे जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट इस तरीके के प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और कहता है कि आप पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो b1 है वो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि index.js ये चीज़ नहीं करता, यानी जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो ये चीज़ें नहीं करता। तो इस तरीके से जो टाइप स्क्रिप्ट है वो रन टाइम से पहले ही आपको यहाँ पे एक एरर बता देता है, जो कि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर है। तो अगर मैं इसको कंपाइल भी करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ tsc, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल ऑफ नंबर, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट इस फाइल को कंपाइल भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक एरर देखने को मिल रहा है हमें। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो बहुत ही बेसिक्स मिस्टेक होते हैं, जो कोई प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत लंबे लंबे फंक्शंस दिख रहे होते हैं, वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, टाइपो मिस्टेक्स हो रहा होता है हमारा। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हमें बहुत ही, तो इस तरीके के जो बेसिक्स मिस्टेक होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है वो काफ़ी लाइफ सेविंग होता है। तो ये तो हमने एक एग्जांपल समझा कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे हमारा जो एरर है वो कंपाइल टाइम पे बता देता है इंस्टेड ऑफ
रन टाइम। तो वैसे ही और भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है टाइपस्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे चीज़ें बता देता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फंक्शन एक और बना लेता हूँ मैं, टेस्ट टेस्ट एफन। मैं एक सिंपली फंक्शन का नाम लिख देता हूँ जो कि टेस्ट एफन है, जो कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, तो पहले इस फंक्शन को मैं जावास्क्रिप्ट में ही लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे है math.random, और मैं इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर लगाने वाला हूँ 33 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि math.random के साथ ये 33 यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपली लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि math.random ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता प्रॉपर्टी, जबकि random एक मेथड है जो कि यहाँ पे हमारा टाइपो एरर है। तो टाइपो एरर भी बहुत होते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे होते हैं तो। लेकिन अगर मैं सेम इम्प्लीमेंटेशन को टाइपस्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश करूँ, जैसे math.random <= 33, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एरर हाईलाइट हो रहा है, जो कि कह रहा है कि आप यूज़ नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शंस हैं जो कि आप, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये टाइपो एरर है, और ये मिस्टेक भी कह रहा है कि ये फंक्शंस है जो कि यहाँ पे नंबर रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये लगा दूँ, फंक्शन कॉल कर दूँ, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही चल रहा है, सही वर्क कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह के टाइपो एरर भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसमें हमें बहुत एरर ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि हमें रन टाइम पे चीज़ें पता चल रही होती हैं। जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कहीं यूज़ कर रहे होंगे, ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, और तो यहाँ पे रन टाइम पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके के एरर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सेफ तरीका नहीं है अगर आप एक यूज़ प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है, जो कि आप नॉर्मली कोड लिख रहे होंगे अगर आप एक जावास्क्रिप्ट में, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। तो बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जो कि पुराने जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं, यानी अभी वो लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन हुआ, या और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एरे के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो कि ECMAScript 6 के ऊपर के मेथड्स हैं। लेकिन बहुत सारे ब्राउज़र्स ECMAScript 5 ही सपोर्ट करते हैं अभी। तो जब हम जावास्क्रिप्ट के जो स्टैंडर्ड फीचर्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ बहुत सारी एरर्स देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो मेथड्स हैं, वो जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, सिंटेक्स है, वो सपोर्ट नहीं करते वो पुराने ब्राउज़र्स। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की मदद से हम चाहे तो लेटेस्ट जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसमें अपने टाइपस्क्रिप्ट कोड को कंपाइल कर सकते हैं, या फिर ES5 ES4 पुराने से पुराने जो सिंटेक्स हैं उसमें हम अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम ये कंपाइलेशन कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने से, क्योंकि हम बहुत सारी जो मिस्टेक्स होते हैं, या शायद हमें जो पता नहीं हुआ कि वो ब्राउज़र ये फंक्शन को कंपाइल नहीं कर पाएगा, या ये सेट ऑफ जो मेथड्स हैं वो उस पर्टिकुलर ब्राउज़र या इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते, वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट है, हम एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे सिंटेक्स है उसे ES5 वाले वर्जन में कन्वर्ट करो तो वो कर देगा। ES5 ES6 एक स्टैंडर्ड एक वर्जन का तरीका है। अगर आपको नहीं पता तो आप जावास्क्रिप्ट का मेरा कंप्लीट कोर्स है, उसमें आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि क्या है ECMAScript, और ECMAScript एक स्टैंडर्ड कैसे डिफ़ाइन करता है, और क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे ECMAScript का वर्जन चेंज हो रहा होता है। तो मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि क्यों टाइपस्क्रिप्ट आपको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ना, और एक एक करके चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में टाइप डिफ़ाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली
सारे फाइल्स को भी डिलीट करने वाला हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ना। तो यहाँ पे मैं ये फाइल को डिलीट कर दिया और यहाँ पे इसको रीनेम करके रख लेता हूँ मैं इंडेक्स, और मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप हैं जो कि हमें समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेसिक्स टाइप्स को हम आगे बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। और ये जो बेसिक्स टाइप है इसमें कुछ टाइप तो जावास्क्रिप्ट भी हमें देता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट एक यहाँ पे उसका एक्सटेंडेड वर्जन टाइप और भी कई टाइप्स को देता है। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के जो बेसिक्स टाइप हैं उसमें है स्ट्रिंग, नंबर, अननोन, नेवर और एनी। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का हमें अगर टाइप डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं लेट a इक्वल टू 33 फॉर एग्जाम्पल। ऐसे हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट है, अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर, यानी जो लेट वेरिएबल है उसके अंदर आपने एक वैल्यू को असाइन कर दिया, तो टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या वैल्यू असाइन होने वाला है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक हमारा टाइप डिफाइन कर देता है, जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे a जो है वो एक नंबर है। और अगर हम a में दोबारा कुछ और वैल्यू रखने की कोशिश करें जो कि है एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एक एरर देगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। क्योंकि यहाँ पे जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे तो उस समय हमने यहाँ पे नंबर को असाइन कर दिया, जिसके कारण हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस वेरिएबल का टाइप बताना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि ए जो वेरिएबल है उसमें किसी भी तरीके का हम नंबर असाइन कर सकें, या फिर हमें बाद में जब यूज़ कर रहे हो तो हमें पता हो कि यही टाइप की वैल्यू को हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो हम बता सकते हैं टाइप। उसके लिए हमें लगाना होगा कॉलन और उसके बाद हमें लिखना होगा टाइप, जो कि है यहाँ पे स्ट्रिंग। इतना लिखने से हम ए वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर चुके हैं। और अगर आप मैं होवर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। और ए में अगर मैं किसी भी तरीके के नंबर रखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एरर कि नंबर जो है वो नॉट असाइनेबल है स्ट्रिंग टाइप में। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे भी नंबर रखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी से ही एरर आने लगा, क्योंकि हमने जब वेरिएबल यहाँ पे बनाया है उसी समय हमने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे जो इसका टाइप है वो एक स्ट्रिंग है, तो इसमें हम स्ट्रिंग ही वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग ही वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप बताना है तो आपको सिंपली कोई वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे टेस्ट ऐसे एक वेरिएबल है और उसका हमें कॉलन लगा के टाइप बताना होता है। तो यहाँ पे हम नंबर भी बता सकते हैं और नंबर की जगह हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम नंबर दे भी सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अननोन भी एक टाइप है टाइपस्क्रिप्ट में, जो कि किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगर मैं अननोन टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ऐसे मैंने वेरिएबल बना लिया और इसमें मैंने लिख दिया अननोन, और इसमें अगर मैं किसी भी तरीके की वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं असाइन कर सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे वैल के अंदर एक स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की तो मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल है उसमें यहाँ पे मैं नंबर भी रख सकता हूँ और वैल जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। क्योंकि जो वैल वेरिएबल है उसका टाइप अननोन है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या टाइप रखने वाला है। तो यहाँ पे ऑल जो टाइप्स है वो वैलिड है। उसके बाद अगला जो टाइप है वो है बूलियन। तो मैं यहाँ पे एक लेट रखता हूँ इज एक्टिव और इसका मैं टाइप रख देता हूँ बूलियन और इसमें मैं रख देता हूँ ट्रू। तो यहाँ पे जो इज एक्टिव है इसमें केवल और केवल ट्रू और फॉल्स ही जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर रखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें
एरर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइप नंबर है जो कि असाइनेबल नहीं है बूलियन में, तो हम यहाँ पे केवल ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद जो टाइप स्क्रिप्ट और भी हमें टाइप देता है, जिसका एक टाइप है एरे। एरे भी टाइप स्क्रिप्ट का जो है वो एक टाइप है, जो कि मेरे स्लाइड में नहीं था आई थिंक, लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट का टाइप है एरे। तो अगर हमें कोई भी एरे बनाना हो तो लेट ARR, तो इसको हम एक टाइप बता सकते हैं जो कि है एरे टाइप का, जो कि एरे जो है वो नंबर। तो एरे के अंदर यहाँ पे नंबर टाइप का एक हम बता सकते हैं। तो एरे एक टाइप है, ये एक जेनेरिक्स टाइप बनाया जाता है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन जिसमें मैं बता सकता हूँ कि एरे यहाँ पे है एक ARR वेरिएबल। और अगर इसमें मैं एरे बता रहा हूँ तो एरे के बाद हमें बताना होगा कि ये किस वैल्यू का एरे है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर, तो ये जो ARR है वो नंबर टाइप का एरे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 33 टू ऐसे कुछ भी वैल्यू रखूँ तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ARR एक नंबर टाइप का एरे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका टाइप जो है वो नंबर है और मैं यहाँ पे इस एरे के अंदर स्ट्रिंग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीका और है जिसमें हम इस पर्टिकुलर एरे का टाइप बता सकते हैं। तो अगर मैं एक और लिखूँ तो एक तो ये तरीका है जिससे हम अपने ARR जो कि एरे ऐसे के टाइप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, ऐसे मैंने कोई वेरिएबल लिख दिया और उसमें मैंने सिंपली एक ब्रैकेट लिख दिया। ब्रैकेट लिखने के कारण यहाँ पे जो हमारा ARR है वो एक एरे हो गया, एरे का टाइप हो गया। तो यहाँ पे एक ARI जो है, अगर मैंने सिंपली ब्रैकेट लिखा तो ये एक यहाँ पे सिंपली पता चल गया कि ये एक एरे है। और अगर मैं इसके पहले यहाँ पे एक टाइप लिख दूँ जो कि है स्ट्रिंग, तो अब ये ARY वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेस्ट और कुछ भी एक वैल्यू लिखूँ तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ARY है ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है। तो ये भी एक सिंटेक्स है जिससे हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल का एरे टाइप का। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें नंबर रखा जैसे जो कि है 33, तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 33 एक नंबर है और हमारा ARY जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, न कि नंबर टाइप का, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये दो सिंटेक्स हैं जिससे हम एरे के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे जो भी टाइप बताए हुए हैं उसको भी फ़िलहाल रन करके तो नहीं दिखाया शायद आपको, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे सेम कोड को लिख कर रन करके देखिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे हम टाइप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जब हम कोड को रन करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस केस में वैसे मैं एक रन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ARR टाइप ले लिया एक सिंपली, और यहाँ पे ARY को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ARY को प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करूं, जैसे TSC लिखूं तो ये कंपाइल हो जाएगा, जो कि है index.js। और यहाँ पे node index.js लिखूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एरे जो है वो प्रिंट हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और टाइप होता है जो कि है any। यहाँ पे जो any टाइप है, any टाइप इसलिए यूज़ होता है टाइप स्क्रिप्ट में जब हमें पता ना हो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या टाइप होने वाला है। लेकिन हम प्रोजेक्ट में एनी टाइप को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी वेरिएबल्स या कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट को एनी टाइप डिफाइन कर देते हैं तो वो टाइप स्क्रिप्ट उसको टाइप चेकिंग नहीं करता। वहाँ पे एक लिटरली जावास्क्रिप्ट जैसा बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये एक एनी टाइप का एरे है। अगर मैंने इस एरे वेरिएबल का
एनी टाइप डिफाइन कर दिया कि ये एक एनी टाइप का एरे है, तो इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे 33 और भी कोई भी यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, यहाँ पे किसी भी तरीके का हमें टाइपस्क्रिप्ट के द्वारा एरर देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप का। और अगर मैं इसको कंपाइल भी करूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा कोड है वो चलेगा। तो अगर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं सिंपली, और यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट एक बार कंपाइल कर लेता हूँ कोड को और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो AR एरे है उसको मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ, कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो नॉर्मली हम जब यूज़ कर रहे होते हैं टाइपस्क्रिप्ट को तो एनी यूज़ नहीं करते, क्योंकि एनी जब हम लगा लेते हैं तो यहाँ पे टाइप चेकिंग हमारा बंद हो चुका होता है। उसके बाद आता है स्टैटिक टाइपिंग, कि हम स्टैटिक टाइप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से वेरिएबल को बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्स्ट, कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ नोड, और इसमें अगर मैंने कोई भी वैल्यू रखा, जैसे यहाँ पे रख दिया है एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नोड का टाइप है वो एक str टाइप हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके बिहेवियर हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कॉन्स्ट से बनी वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम रीअसाइन तो कर नहीं सकते, चाहे वो स्ट्रिंग ही क्यों ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये इस तरीके का जो स्टैटिक टाइप देखने को मिलता है। तो जब भी हम कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैटिक टाइप बन जाता है। स्टैटिक टाइप वो टाइप होता है जिसमें हम एक वेरिएबल को ही उस पर्टिकुलर टाइप के रूप में असाइन कर रहे होते हैं, उस जो स्ट्रिंग है, नंबर है, उसके टाइप के रूप में असाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं 33 भी लिख दूँ तो ये नोड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 33, लेकिन ये नोड का एक टाइप है। तो ये एक स्टैटिक टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट कॉन्स्ट से बने वेरिएबल को इसलिए स्टैटिकली टाइप डिफाइन करने देता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का भी फीचर है कि हम कॉन्स्ट से बने वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप, जो कि ऑब्जेक्ट का टाइप है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का टाइप हम कैसे बनाते हैं, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लूँ, बेसिक एग्जांपल कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप हम कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ले लिया है ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल जो इसमें मैं यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट असाइन करने वाला हूँ। तो इसमें मैं नेम जो कि है हेलो और एज जो कि है कोई भी एक नंबर मैं ले लेता हूँ जो कि है 33। तो अगर मैं आपको वर्क करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू के हिसाब से, यानी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा जो यहाँ पे ओबीजे का टाइप डिफाइन कर रहा है। लेकिन ये तो हो गया जो टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन अगर हमें डिफाइन करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये पर्टिकुलर टाइप पे ही वर्क करेगा, यानी ये इस टाइप के ही प्रॉपर्टीज़ इसमें रखे जाएंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसे करने के लिए हमें लगाना होगा कॉलन, और यहाँ पे हमें एक लगाना होगा और हमें लगाना होगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम है जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग है, एज है जो कि क्या है, एक नंबर है, और भी हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं इज़ एक्टिव है,
जो कि है बूलियन। तो इस तरीके से हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं ओबीजे में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एरर आ रहा है जो कि कह रहा है कि ईच टाइप एक्टिव इज मिसिंग इन दिस। तो जो भी, क्योंकि यहाँ पे ओबीजे है, इसका हमने ये टाइप रख दिया जो कि है नेम, एज और इज एक्टिव, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। तो ये एक ऑब्जेक्ट का टाइप है और उसमें जो मैं असाइन कर रहा हूँ वो यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर नेम तो है, एज की वैल्यू तो है, लेकिन इज़ एक्टिव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको कंपाइल भी करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर जो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहा है जी, टाइप स्क्रिप्ट, जो कि टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरीके के भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं और उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे होते हैं, तो ये रिक्वायर्ड है कि जो हमने टाइप डिफाइन किया है, जो हमने बताया है कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इज़ एक्टिव, और इज़ एक्टिव अगर लिख दूँ ट्रू, तो ये हमारा जो बिल्कुल ओबीजे बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एज की जगह कोई भी स्ट्रिंग लिख दूँ तो भी हमारा एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि एज का जो टाइप है वो यहाँ पे नंबर मैंने बताया हुआ है और उसमें मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण हमें ये एरर देखने को मिलता है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम यहाँ पे टाइप को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से टाइप डिफाइन करेंगे तो हर जगह हमें इस तरीके का जो टाइप है वो बताना पड़ेगा हर ऑब्जेक्ट में, अगर हमें इस तरीके का टाइप को यूज़ करना है तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट एक कीवर्ड देता है, सिंटेक्स देता है अगर मैं कहूँ, जिसके थ्रू आप इन टाइप्स को सेपरेटली डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया इसको, और यहाँ पे एक कीवर्ड है जो कि नाम है टाइप, और जिसमें आप नाम रख सकते हो अपने टाइप का, जो कि है ओबीजे टाइप, और इसमें आप अपना जो भी आप टाइप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप बना लिया है जो कि है ओबीजे टाइप, जो कि नंबर, एज और इज़ एक्टिव जो है इससे मिल के एक ऑब्जेक्ट टाइप बना हुआ है। तो इस ओबीजे टाइप को अगर मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली ओबीजे टाइप को ऐसे कॉलन लगा के सिंपली यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे ओबीजे टाइप यूज़ करने के कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप यहाँ पे ओबीजे टाइप हो गया। तो अगर मैं इज़ एक्टिव की जगह 0 रखूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पे कि हमें एग्जैक्टली सेम जैसे कि मैंने पिछली बार दिखाया है वैसे ही एरर देखने को हमें मिल रहा है। और अगर मैंने उसको हटा लिया तो फिर भी आपको देख सकते हो कि यहाँ पे इज़ एक्टिव जो है वो मिसिंग है यहाँ पे हमें। तो इस तरीके से हम टाइप को डिफाइन कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, और अगर हमने एक बार टाइप को डिफाइन कर लिया तो हम सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर टाइप को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो std टाइप का है। और अगर मैं std को के अंदर ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है कि ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट टाइप में है, नेम, एज और इज़ एक्टिव, वो मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सजेशन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूँ तो नेम एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे नेम के अंदर मैं स्ट्रिंग रख सकता हूँ। और उसके बाद VS कोड एडिटर हमें फिर से मैं होवर करूँ तो आपको बता रहा है कि इज़ एक्टिव और इज़ मिसिंग है। और अगर मैं कॉमा लगाऊँ तो इज़ ए लिखूँ तो मैं यहाँ पे मुझे टाइप सजेशन भी देखने को मिल रहा है, और इज़ एक्टिव अगर मैं लिखूँ तो इसके अंदर भी हमें टाइप सजेशन देखने को मिल रहा है। और
क्योंकि मैंने std को असाइन किया था ऑब्जेक्ट टाइप, जिसके कारण हमारा जो std है उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ होना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आप टाइप डिफाइन कर सकते हो और टाइप डिफाइन करके रीयूज़ कर सकते हो किसी भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट में। तो एक तरीका तो हमने देखा यहाँ पे टाइप, जिसके थ्रू मैंने बताया आपको कि कैसे एक टाइप को डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस के जरिए भी हम टाइप स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट का टाइप को डिफाइन करते हैं इंटरफेस के जरिए। तो यहाँ पे मैं एक जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटरफेस स्टूडेंट, और डायरेक्टली इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके और सीधा टाइप को डिफाइन कर दूँगा। जैसे नेम जो कि है एक स्ट्रिंग, और एज जो कि स्टूडेंट का है वो है एक नंबर, और एक और ले लेते हैं जैसे इज़ अप्रूव्ड, एक इज़ अप्रूव्ड स्टूडेंट ले लेते हैं जिसका नाम है बूलियन। तो इस तरीके से हम इंटरफेस बना सकते हैं और इंटरफेस के जरिए हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं इस इंटरफेस को। जैसे अगर मैं लिखूं लेट st1 जो कि जिसका टाइप है स्टूडेंट, और अगर इसमें मैं असाइन करने की कोशिश करूं एक ऑब्जेक्ट को, तो डायरेक्टली मुझे सजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है नेम जो कि है, मैं रख देता हूँ हॉली, कुछ भी एक नेम रख लेता हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ, डायरेक्टली मुझे एज का सजेशन मिल जाता है। और इज़ अप्रूव्ड स्टूडेंट अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ट्रू या फॉल्स दे सकता हूँ। और इस तरीके से हम इंटरफेस को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगला हमारा है क्या डिफरेंस होता है टाइप्स और इंटरफेसेस में। तो पहला जो डिफरेंस है वो है एक्सटेंडिबिलिटी का। तो अगर हमें एक टाइप को एक्सटेंड करना है तो हमें लिखना पड़ता है एंड ऑपरेटर। जैसे एक मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमारा है वो है एनिमल, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नेम है जो कि स्ट्रिंग है, और इज़ पेट है जो कि बूलियन है। और अगर मुझे एक्सटेंड करना है इस पर्टिकुलर टाइप को तो यहाँ पे हमें लिखना होगा काऊ, और काऊ भी एक एनिमल है, तो एनिमल टाइप तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके फर्दर नए टाइप को बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और मैं टाइप लिखना चाहता हूँ जैसे इज़ वेज, और ये होगा बूलियन। तो जो काऊ है उसके अंदर अब हमारे पास एनिमल्स तो होंगे ही होंगे, प्लस इज़ वेज जो कि मैंने एक नया बूलियन टाइप डिफाइन किया है वो भी इसमें एक्सटेंड हो गया होगा। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ C1 और इसको मैं देता हूँ काऊ, तो अब काऊ के अंदर एनिमल वाला टाइप तो होगा ही होगा, प्लस जो एक्सटेंडेड टाइप है इज़ वेज वो भी होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, कुछ भी एक नेम ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, इज़ पेट जो कि ट्रू है ले लेते हैं, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इज़ वेज। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इज़ वेज भी आ रहा है, और इसमें हम बूलियन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक टाइप को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक टाइप में दूसरे टाइप को ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जो कि है इंटरफेस, और इसको हम कैसे एक्सटेंड करते हैं। तो एक और मैं इंटरफेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेगुलर इंटरफेस बनाया है जिसमें इज़ रेगुलर और टाइप दो यहाँ पे टाइप डिफाइन किए हुए हैं। अगर मुझे एक्सटेंड करना है स्टूडेंट इंटरफेस को रेगुलर इंटरफेस के साथ, यहाँ पे सिंपली एक कीवर्ड लिखूँगा जिसका नाम है एक्सटेंड्स, और जिसमें मैं लिख दूँगा यहाँ पे स्टूडेंट। तो जो रेगुलर है यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं रेगुलर STD। तो यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट है वो एक्सटेंडेड है
स्टूडेंट इंटरफेस से। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऐसा टाइप बनाऊँ, जैसे लेट st3, और इसमें मैं अगर रेगुलर स्टूडेंट टाइप को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो student3 है उसके अंदर न केवल रेगुलर स्टूडेंट का टाइप होगा बल्कि स्टूडेंट का भी टाइप होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम, जो कि मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, यहाँ पे फिलहाल ले लेते हैं। एज भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं टाइप भी लिखूँ तो ये, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट का टाइप है तो यहाँ पे मैं रेगुलर स्टूडेंट का भी टाइप लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में। एक जो मेजर डिफरेंस आता है कि आप एक टाइप को दो बार नहीं डिफाइन कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एनिमल टाइप डिफाइन कर दिया है, और अगर मैं दोबारा एनिमल टाइप डिफाइन करने जाऊँ तो यहाँ पे मैं एनिमल लिखता हूँ, और इसमें तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये एरर है, क्योंकि टाइप हमेशा यूनिक होता है। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट एरर दे रहा है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर एनिमल। वहीं इंटरफेस को आप रीडिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट इंटरफेस को डिफ़ाइन किया हुआ है, और उसके बाद भी मैं स्टूडेंट इंटरफेस को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेस लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये अलाउ करता है। और अगर इसमें मैं कुछ भी नई प्रॉपर्टीज़ डालने की कोशिश करूँ, जैसे इज़ पास, मैं एक डाल देता हूँ टाइप जो कि है बूलियन, तो जो स्टूडेंट है उसके अंदर अब एक नई प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई होगी जो कि है इज़ पास। तो आप, अगर मैं इस पे होवर करूँ और इसको अगर मिसिंग प्रॉपर्टी को ऐड करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो कि एक्सटेंडेड है स्टूडेंट का, क्योंकि जो स्टूडेंट इंटरफेस है उसको मैंने यहाँ पे रीडिक्लेयर किया, और रीडिक्लेयर करने के साथ साथ यहाँ पे ईज पास जो प्रॉपर्टीज़ है एक ऐड किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ईज पास भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईज पास भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से एक इंटरफेस को आप रीडिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप उसमें एक रखते हैं प्रॉपर्टीज़ तो वो फर्दर स्टूडेंट का पार्ट हो जाएगा, यानी स्टूडेंट में वो ऐड हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है टाइप असर्शन। टाइप असर्शन यूज़ किया जाता है कंपाइलर को ये बताने के लिए एक्सप्लिसिटली ये वेरिएबल या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि एक एनी टाइप का है। ये तो अगर हम माई वेरिएबल पे कोई भी स्ट्रिंग के मेथड को कॉल करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माई वेरिएबल डॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी मेथड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट का टाइप कुछ आ रहा है, या एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि ये इस पर्टिकुलर टाइप का है। तो यहाँ पे अगर मैं माई वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना है, तो असर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और वेरिएबल लिख दूँ वैल्यू, और इसमें मैं माई वेरिएबल एज स्ट्रिंग असाइन कर दूँ, तो यहाँ पे जो अब वैल की वैल्यू होगी वो एक स्ट्रिंग होगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली ये कंपाइलर को बताया है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो अगर मैं अब वैल के ऊपर डॉट लगाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिप्लेस सेव्ड लेंथ कोई भी मेथड मैं कॉल कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर इसे असर्ट ना करूं, तो क्योंकि माई वेरिएबल एक इनी टाइप का वेरिएबल था और उसे मैंने वैल में ही असाइन किया है, तो इसके कारण वैल भी एनी टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट इसको इस वेरिएबल का जो डिफ़ॉल्ट टाइप है उसको असाइन कर देगा। तो मैं अगर वैल के साथ कोई भी मेथड यहाँ पे अगर कॉल करता हूँ तो ये बिल्कुल सही तरीके से कॉल हो सकता है। ये एक तरीका है जिसमें हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसको एक इस पर्टिकुलर टाइप में व्यू करो या शो करो। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टाइप नैरोइंग।
टाइप नैरोइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट का, क्योंकि अगर हम एक वेरिएबल को एक या एक से ज़्यादा टाइप अगर हम असाइन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें टाइप नैरोइंग करना पड़ता है। एक फंक्शन बनाते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, वैल्यू लेता है जो कि हो सकता है स्ट्रिंग हो या नंबर हो। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइप डिफाइन कर देता हूँ और ये जो वैल्यू है ये हो सकता है स्ट्रिंग हो या नंबर हो। तो अगर हमें इस वैल्यू के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है नंबर हो। तो जो जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो हो सकता है नंबर में ना हो, या जो नंबर के मेथड हैं जो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट देता है हो सकता है स्ट्रिंग में ना हो। इस कारण जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल से दिखाऊं तो वैल डॉट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ मेथड दिख रहे हैं जैसे टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग या वैल्यू ऐप। क्योंकि ये वैल जो है यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर दोनों है, तो यहाँ पे कुछ मेथड जैसे वैल डॉट स्प्लिट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हमें करना होता है टाइप नैरोइंग। टाइप नैरोइंग में हम दरअसल एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर चेक लगाते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टाइप अगर पास होता है, ये चेक अगर पास होता है, इट मीन्स ये जो वेरिएबल है वो इसी पर्टिकुलर टाइप का है। तो टाइप नैरोइंग करने के लिए हम कंडीशन लिखेंगे जिसमें मैं लिखूँगा टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो कि जावास्क्रिप्ट देता है हमें, जिसके थ्रू हम टाइप जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप ऑफ वैल इक्वल इक्वल, अगर स्ट्रिंग है तो हम कुछ स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे ही मैंने वैल डॉट लिखा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग वाले जो भी मेथड्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को पता है कि इस टाइप नैरोइंग के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 100% एक स्ट्रिंग ही है। तो उसके बाद मैं कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, जैसे लेंथ या फिर रिप्लेस यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें कोई भी एक स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग से कर सकता हूँ यहाँ पे रिप्लेस, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं जैसे ही अदरवाइज़ लगाता हूँ तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट समझता है कि क्योंकि स्ट्रिंग टाइप को हैंडल कर लिया हमने और यहाँ पे रिटर्न लिख दिया, तो अगर ये एल्स ब्लॉक में आता है हमारा एग्जीक्यूशन तो ये वैल्यू 100% नंबर होगा। तो जैसे ही मैंने वैल के साथ डॉट लगाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर वाले सारे मेथड हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे टू फिक्स, टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकता हूँ और भेज सकता हूँ। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ गेट डेटा का, और इसमें अगर मैं str लिखूँ और ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे एल्स को भी रिटर्न कर दे रहा हूँ एक बार, तो ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा अगर मैं वो कंसोल करके बताऊँ आपको तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो इस कोड को अगर मैं कंपाइल करके रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जो भी रिज़ल्ट है ये स्प्लिट मेथड वो जो रिजल्ट दे रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह नंबर को पास करूं, जैसे कुछ भी नंबर को मैंने पास कर दिया, तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग और नंबर दोनों ले सकता है। और अगर मैं एंटर करूं, सॉरी कंपाइल करूं उससे पहले TSC, और उसके बाद मैं अगर एंटर करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक जो कन्वर्ट होके दिख रहा होगा। तो अगर मैं टाइप ऑफ यूज़ कर लूँ और फिर से कंपाइल करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ मैंने कंपाइल किया और फिर रन किया तो आप देख सकते हो कि जो इसका टाइप है वो स्ट्रिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्स कंडीशन है जिसमें हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके रिटर्न कर रहे हैं। तो ये होता है टाइप नैरोइंग, जिसमें अगर एक वेरिएबल के मल्टीपल टाइप्स हों
और उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो हमें सबसे पहले टाइप नैरोइंग करना पड़ता है ताकि हम एक राइट केस ऑफ वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद नैरोइंग करने के बाद वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ हम कोई भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मैं बेसिकली थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि फंक्शंस के अंदर हम कैसे टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन में दो जगह हम टाइप को यूज़ करते हैं, एक जो आर्ग्यूमेंट ये लेता है वहाँ पे, दूसरा है हमारा रिटर्न टाइप। तो अभी मैं बेसिक बताने वाला हूँ। तो पहले फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया गेट स्टूडेंट। तो गेट स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेता है। तो std एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमें टाइप बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक टाइप बना लेता हूँ जल्दी से, स्टूडेंट, जिसमें नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है, एज जो है वो एक नंबर है, ठीक है। और उसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ सिंपली, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक गेट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर std जो कि एक आर्ग्यूमेंट है, उसको मैंने टाइप बताया है स्टूडेंट टाइप का। वैसे ही अगर ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लेता है, जैसे इज़ अप्रूव्ड, तो यहाँ पे भी मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप अभी वाइड है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने होवर किया है तो यहाँ पे वाइड देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें रिटर्न टाइप डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा स्टूडेंट या नल, तो ये जो फंक्शन है ये इसी दो टाइप को रिटर्न कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ स्ट्रिंग कोई भी, तो ये एक एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता रखा है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये स्टूडेंट रिटर्न कर सकता है या फिर नल टाइप रिटर्न कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकता, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नल लिखूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज़ करके और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वैसे ही अगर मैं एक स्टूडेंट टाइप बनाऊँ तो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट s2, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि एक स्टूडेंट टाइप का है, और जिसमें मैं यहाँ पे दो वैल्यू रख लेता हूँ फ़िलहाल। तो नेम टेस्ट एक वैल्यू रख लेता हूँ, और दूसरा है एज जो कि 22। और उसके बाद मैं s2 को रिटर्न करूँ तो ये एक वैलिड टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो s2 है वो, तो क्योंकि यहाँ पे जो s2 ऑब्जेक्ट है वो एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, अगर मैं गेट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको पास करूँ नेम टेस्ट और एज, कोई भी एक नंबर पास करूँ, तो ये जो फंक्शंस रिटर्न करेगा वो हमें स्टूडेंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जो ये फंक्शंस std रिटर्न करने वाला है, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारा वो इज़ अप्रूव्ड, तो यहाँ पे मैं ट्रू दे देता हूँ। और अगर मैं कंसोल करके आपको दिखाऊं तो ये जो स्टूडेंट है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये बिल्कुल सही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने गेट स्टूडेंट को कॉल किया, और पहले कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि कंपाइल नहीं हुआ है अभी ये कोड। और उसके बाद मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो st है इसमें जो हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है वो है नेम और एज। वैसे ही अगर मैं नल रिटर्न करूँ तो ये भी एक वैलिड टाइप है, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि यहाँ पे मैं नल रिटर्न कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको बिल्ड करूँ यहाँ पे और अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन टर्न हमें देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे गेट स्टूडेंट फंक्शन में जो भी हमने टाइप यूज़ किया हुआ std का, वो तो यहाँ पे एक टाइप डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर मैं इंटरफेस के थ्रू एक फंक्शन को बनाऊँ और इंटरफेस के थ्रू ही हम इसको यूज़ करें, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस एग्ज़ाम्पल के लिए एक इंटरफेस बनाया है जो कि है टीचर, और इसमें हम एक कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। जैसे एक नेम ले लेते हैं इसका, और वो जो कि है स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं, स्ट्रिंग है। तो अगर हमें इस इंटरफेस को एक फंक्शन में यूज़ करना है तो हमें गेट टीचर एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इस टीचर इंटरफेस को। तो यहाँ पे t1 और उसके बाद मैंने यहाँ पे टीचर इंटरफेस को रखा हुआ है। और अगर मैं इस गेट टीचर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे गेट टीचर फंक्शंस, जैसा कि आप देख सकते हो कि t1 जो ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, वो डिमांड कर रहा है हमारा गेट टीचर फंक्शन। और अगर मैं इसको दूँ यहाँ पे, तो पहले देते हैं इसका नेम। तो एक नेम ले लेते हैं कुछ भी जिसका नाम है टेस्ट टीचर, और उसके बाद मैं दे देता हूँ टाइप, और टाइप में मैं दे देता हूँ एसोसिएट या रेगुलर फ़िलहाल के लिए। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गेट टीचर है उसको मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस का टाइप बना के यूज़ किया हुआ है। तो t1 के अंदर अगर मैं लॉक करने की कोशिश करूँ इसका नेम, जैसे t1 डॉट नेम, और इसको मैं रन करूँ अगर कोड को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट टीचर हमें देखने को मिल रहा है कंसोल पे। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे इंटरफेस का टाइप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको एक इंटरफेस का टाइप बताना होगा और उसके बाद उस टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने आर्ग्यूमेंट में। इंटरफेस में आप न केवल एक प्रॉपर्टीज़ का टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बल्कि आप एक फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फंक्शंस है जो कि कैलकुलेट करता है, जो कि रिटर्न करता है यहाँ पे टाइप। तो इस तरीके के फंक्शन को हम इंटरफेस में अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं गेट टाइप। तो यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन का सिंटेक्स यूज़ करते हैं जो कि डिफ़ाइन करता है कि ये जो गेट टाइप है ये एक फंक्शन है, और उसके बाद हम रिटर्न वैल्यू देते हैं। तो रिटर्न वैल्यू हो सकता है वॉइड हो सकता है स्ट्रिंग हो, या और भी कोई टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए स्ट्रिंग लिखता हूँ। तो अगर मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट टीचर जो मैंने कॉल किया है वहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गेट टाइप है वो मिसिंग है। तो एक फंक्शन अगर मैं बनाऊँ जो कि है गेट टाइप, और अगर मैं इसको पास कर दूं तो ये एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पे। तो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारा जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो वॉइड फंक्शन लेता है लेकिन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अभी फ़िलहाल रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, जो कि अभी मैंने किया। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न किया तो ये जो गेट टाइप है वो एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि ये इस जो इंटरफेस का टाइप है उससे मैच किया, और गेट टाइप का जो रिटर्न टाइप है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल हो गया। तो यहाँ पे मैं गेट टाइप कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे गेट टीचर के अंदर से। तो t1 डॉट गेट टाइप अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस गेट टीचर फंक्शन के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि गेट टाइप जो फंक्शन है
वो स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। तो अगर मैं इसको आपको लॉक करके दिखाऊं तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ टी, और इस टी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं इस कोड को कंपाइल और रन करूं तो हमें यहाँ पे जो टी है उसकी वैल्यू str देखने को मिलेगी। तो अगर मैं रन करूं tsc और उसके बाद, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो str जो कि हमने गेट टाइप से रिटर्न किया है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटरफेस में एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं विद इन अ फंक्शन, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट का ही फीचर है, क्योंकि फंक्शन के अंदर से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि अगर हम एक टाइप को यूज़ करें, यानी एक फंक्शन को यूज़ करें, तो उसका टाइप या रिटर्न टाइप हमें बता दे। लेकिन यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ये चीज़ें कर पाता है बहुत सही तरीके से। और इस तरीके के बिहेवियर को करने के लिए हमें एक इंटरफेस के अंदर ही एक मेथड डिफ़ाइन करना होता है, जो कि ये एक तरीका है मेथड डिफ़ाइन करने का। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट गेट टाइप ले रहा है वो कुछ नहीं ले रहा, इसीलिए यहाँ पे जो मैंने गेट टाइप पास किया हुआ है वो विदाउट आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन अगर हमें ऐसा मेथड डिफ़ाइन करना है, ऐसे फंक्शन डिफ़ाइन करने हैं जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले रहे हो, तो सबसे पहले हमें इंटरफेस में चेंजेस करने होंगे। इंटरफेस में चेंजेस करने के बाद वो एक्सेप्टेबल होगा उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट रिलेटेड मेथड को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वैल, जिसका टाइप होगा बूलियन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट टीचर के अंदर जो मैंने गेट टाइप फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरफेस में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि गेट टाइप जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि बूलियन टाइप का है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूँ तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और गेट टाइप में क्योंकि हमने बूलियन पास किया हुआ है तो हमें इस गेट टाइप फंक्शन के अंदर रिसीव भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ वैल्यू जो कि है बूलियन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम रिसीव कर पा रहे हैं। और अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं तो ये हमारा जो बूलियन वैल्यू है वो देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे रन किया है TSC, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ इंडेक्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है इस वेरिएबल की वो है बूलियन। तो इस तरीके से हम एक इंटरफेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर एक मेथड को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम किसी फंक्शंस में उस टाइप को यूज़ कर रहे हों तो उस पर्टिकुलर फंक्शंस में हम उस मेथड को पास करते हैं। तो ये इंटरफेस यूज़ करने का तरीका है, जबकि टाइप में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। टाइप में आप मेथड डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टीज़, लेकिन इंटरफेस में ये चीज़ें किया जा सकता है। सो टाइपस्क्रिप्ट में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम एक तरीके के फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये 3 फंक्शंस डिफ़ाइन किए हुए हैं जिसका नाम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मेक डेट यहाँ पे 3 फंक्शंस बने हुए हैं, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है इसमें वो है इसका आर्ग्यूमेंट। अब देख सकते हो कि जो पहला फंक्शन है वो केवल एक आर्ग्यूमेंट ले सकता है, वहीं पे ये जो दूसरा है वो 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और ये जो तीसरा है वो भी 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। लेकिन रिटर्न टाइप तीनों का यहाँ पे सेम है।
तो इस तरीके के फंक्शंस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, जो कि नेम सेम हो लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है हो वो डिफरेंस हो। तो फंक्शंस ओवरलोडिंग में जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आर्ग्यूमेंट मैचिंग का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इन फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का जो आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन है यहाँ पे या तो वो 3 है, यानी ये 3 आर्ग्यूमेंट ले सकता है फंक्शंस, या फिर ये 1 है। तो जैसे ही मैं 2 आर्ग्यूमेंट के साथ इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है जो कि है नो ओवरलोड एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसके अंदर आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हो। वैसे ही अगर मैं 1 आर्ग्यूमेंट के साथ पास करता हूँ या 3 आर्ग्यूमेंट के साथ पास करता हूँ एक पर्टिकुलर फंक्शन को, उस केस में हमारे पास जो ये ओवरलोडेड फंक्शन है वो मैच करता है और हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कंसोल करके दिखाऊँ इसके रिटर्न वैल्यू को, तो console.log d1 और उसके बाद मैं d1 को प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे सेम तरीके से दूसरे फंक्शन को लॉक करता हूँ। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन करूँ तो एक बार कंपाइल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शंस हमें डेट रिटर्न करके दे रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के एरर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो तीनों फंक्शंस हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंस हैं, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने के कारण जो मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है या तो वो एक पैरामीटर के साथ किया हुआ है या फिर मल्टीपल पैरामीटर के साथ। यहाँ पे 2 पैरामीटर कहीं भी किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन में नहीं है, इसीलिए अगर मैं 2 पैरामीटर के साथ इन पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो हमें एरर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप स्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जेनेरिक्स। जेनेरिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट यही आता है क्योंकि अगर हम एक फंक्शंस को मल्टीपर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को जेनेरिक बनाते हैं, और जेनेरिक बनाने का मेन यहाँ पे सेंस यही है कि वो फंक्शंस अलग अलग टाइप के वैल्यू के ऊपर अपना कोई भी वर्क या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। इस सिंपलेस्ट एग्जांपल में यहाँ पे मैं सिंपली एक रिवर्स मेथड का एग्जांपल लेने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेथड मैं बनाना चाहता हूँ जो कि एक एरे को रिवर्स करता है। ये वैसे तो बहुत ही सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये जो मेथड है वो मैं एक जेनेरिक मेथड बनाना चाहता हूँ ताकि इसके थ्रू मैं अलग अलग टाइप की वैल्यू को रिवर्स कर सकूँ। तो जेनेरिक्स मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शंस लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद हम इस फंक्शन को जेनेरिक बनाते हैं। तो जेनेरिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है एंगुलर ब्रैकेट। तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर यूज़ करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टी। तो टी जो है वो एक आइडेंटिफायर है, वो ये बताता है कि जो ये फंक्शन कॉल करेगा वो किस टाइप की वैल्यू के साथ कॉल कर रहा है। या तो वो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू के साथ कॉल कर रहा है या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू के साथ कॉल कर रहा है। जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ से हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ वो इस टाइप का है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इम्प्लीमेंटेशन करके ही देख लेते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट लेने वाला हूँ जो कि एरे होगा। तो मैं एक सिंपली आर्ग्यूमेंट लिया है एरे, और इसमें मैं जो टाइप बताने वाला हूँ वो है एक एरे, जो कि मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट एरे है और ये किस टाइप का एरे है उसके लिए मैं इस आइडेंटिफायर को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो टी है उसको मैंने यूज़ किया है आर्ग्यूमेंट को टाइप डिफाइन करने के लिए।
अब ये जो टी है ये वैल्यू के टाइप के अकॉर्डिंग अपने आप को कास्ट कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं रिवर्स मेथड को कॉल करूँ केवल नंबर के साथ, तो यहाँ पे जो ए आर जो एरे है उसका टाइप नंबर हो जाएगा। स्ट्रिंग के साथ अगर कॉल करूँ तो स्ट्रिंग हो जाएगा, या और किसी ऑब्जेक्ट एरे के साथ कॉल करूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट एरे हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर इस रिवर्स मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और इसमें मैं एक एरे पास करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सिंपलेस्ट एरे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पास किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको वर्क करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिवर्स मेथड है टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको एज अ नंबर पास कर रहा है। तो यहाँ पे रिवर्स के अंदर यहाँ पे एक जो नंबर, तो रिवर्स के अंदर जो ये एंगुलर ब्रैकेट है उसके बाद यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली नंबर पास कर रहा है। ए आर जो कि आर्ग्यूमेंट है उसका टाइप भी डिफाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के थ्रू, जो कि यहाँ पे टी है। इसी कारण ये जो एरे है वो एक नंबर टाइप का हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसमें स्ट्रिंग पास करूँ सिंपली, तो इसमें अगर मैं स्ट्रिंग पास करूँ str1 कॉमा str2 कॉमा str3, और अगर मैं फिर से आपको वर्क करके यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिवर्स मेथड है इस बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में कास्ट हो चुका है। तो ये तरीका है जेनरिक्स लिखने का। जेनरिक्स लिखने का पर्पस यही होता है कि हम एक फंक्शन को ऐसा बना सकें कि वो मल्टीपल वैल्यू के साथ एक्ट कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली रिटर्न करूँ var.reverse, तो ये एक एरे का मेथड है जो कि एक एरे को रिवर्स करता है। और जो अगर मैं इसको कंसोल करूँ इसके जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको, तो हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रिवर्स ऑर्डर में ये एरे। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं इस कोड को। तो यहाँ पे TSC मैंने लिखा, कंपाइल हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे str3 है वो 0th इंडेक्स पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम जेनरिक लिख सकते हैं। और जेनरिक लिखने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना होता है। एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करने के बाद उसमें हमें एक आइडेंटिफायर यूज़ करना होता है। ये जो आइडेंटिफायर है ये किसी नाम का हो सकता है। यहाँ पे मैंने टी लिखा है, आप टाइप भी लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो ये आइडेंटिफायर है वो हर जगह एग्जैक्टली सेम यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ABC अगर आइडेंटिफायर यूज़ करूँ तो यहाँ पे भी ABC यूज़ करना होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको नंबर के साथ कॉल करूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें सेम रिजल्ट देने वाला है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूँ, इस कोड को कंपाइल किया और यहाँ पे अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो चुका है ये एरे। तभी तक जो जेनरिक्स में हमने डिस्कस किया वो है प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू के साथ, लेकिन अगर आप एक नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू के साथ जेनरिक्स को यूज़ करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट टाइप बना लिया हुआ है और उस स्टूडेंट टाइप का मैंने एक एरे बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट टाइप का सिंपली एरे बनाया है। अभी जो मैंने दो एग्जांपल आपको बताया उसमें एक स्ट्रिंग के साथ जो एरे था उसको बताया, उसके बाद मैंने एक नंबर के साथ बताया। लेकिन अगर मैं एक ऐसे टाइप के साथ यूज़ करना है जो कि एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम सिंपली जो हम मेथड लिखा है, जो हमने रिवर्स मेथड, उसमें हम डिफाइंड टाइप को एक्सटेंड करेंगे। तो जेनेरिक्स में यहाँ पे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। तो अगर मैं इस एक्सटेंड करूँ इसको, तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड है और उसको मैं स्टूडेंट के साथ एक्सटेंड करना चाहता हूँ।
तो जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने प्रीवियसली मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है वहाँ पे एरर आने लगा। क्यों? क्योंकि जो टी है उसका जो मैंने टाइप एक्सटेंड किया है वो है स्टूडेंट। तो जो भी एरे और नंबर, जो भी स्ट्रिंग और नंबर वाले एरे हैं उसमें हमें एरर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ों को फिक्स करने के लिए हम और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में और ऑपरेटर का यूज़ करके हम मल्टीपल टाइप बता सकते हैं। तो ये जो टी है वो एक स्टूडेंट टाइप का हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, वो एक नंबर टाइप का हो सकता है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं इस टी को। तो यहाँ पे जो जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट था एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू के साथ, उसमें हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें कुछ बिल्ट इन जेनेरिक्स टाइप देता है, जिसमें एक है रीड ओनली एरे। रीड ओनली एरे एक जेनेरिक टाइप है जिसमें हम किसी भी एरे एलिमेंट को रीड ओनली बना सकते हैं विथ उसके टाइप। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना रखा है जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और उसमें अगर मैं असाइन करूँ रीड ओनली एरे, ये एक जेनरिक टाइप है जिसमें हमें बताना होगा कि ये जो रीड ओनली एरे है वो किस टाइप का एरे है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ स्ट्रिंग और मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ str एरे का, और ये एक स्ट्रिंग एरे है, तो इसका मैं टाइप बता देता हूँ कि ये जो है एक स्ट्रिंग एरे है और इसमें मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। तो str1 और उसके बाद str2, उसके बाद str3, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं और str एरे को पास करूं तो ये सिंपली हमें एरे को प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूं ARR और जिसमें हम ARG को अगर प्रिंट करने की कोशिश करें और अगर मैं इसको रन करूं और इसको अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट टाइप के एरे को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो रीड ओनली एरे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं एरे जो आर्ग्यूमेंट है जो कि एक एरे है रीड ओनली, उसमें मैं पुश करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं पुश मेथड भी यूज़ करूँ तो ये एक एरर देगा जो कि कह रहा है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती रीड ओनली एरे में। तो रीड ओनली एरे बनाने का सिंपल पर्पस ये होता है कि हम एक स्टैटिक टाइप का एरे बनाना चाहते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि एक फंक्शन के अंदर हम उसको कहीं भी, जिसमें हम नहीं चाहते कि कोई भी फंक्शंस उस पर्टिकुलर एरे में कोई वैल्यू को पुश कर सके। ये एक सेफ तरीका है जिसमें हम किसी भी एरे को यूज़ कर सकते हैं, न कि उसमें कोई वैल्यू पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल आर्ग्यूमेंट टाइप के एरे को रीड किया जा सकता है, न कि राइट। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जेनेरिक्स टाइप होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन यहाँ पे हम जेनेरिक टाइप बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो जेनेरिक टाइप बनाने के लिए हमें सिंपली टाइप कीवर्ड यूज़ करना होगा, और उसमें अगर मैं एक स्टूडेंट का टाइप बनाने की कोशिश करूं जो कि एक जेनेरिक टाइप है, तो जेनेरिक टाइप बनाने के लिए वैसे ही स्टूडेंट टाइप के अंदर हमें यूज़ करना होगा एक करली ब्रेसेस, जिसमें मैं यहाँ पे टी यूज़ कर ले रहा हूँ सिंपल। और यहाँ पे मैं अगर बता दूँ कि नेम जो है वो टी है स्टूडेंट का, और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि यहाँ जो नेम है वो टी है, तो जहाँ भी मैं स्टूडेंट टाइप को यूज़ करूँगा वहाँ पे हमें एक टाइप पास करना पड़ेगा जो कि उस टाइप के अकॉर्डिंग हमारा जो नेम है वो कास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट यूज़ करूँ तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट एरर देगा, बोलेगा ये एक जेनरिक टाइप है जो कि एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। तो उसी तरीके से हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने पास किया
और जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया वैसे ही आप देख सकते हो कि एक एरर देना स्टार्ट कर चुका है हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं str कुछ भी लिखूँ तो आप देख सकते हो कि अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट टाइप नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट टाइप बना लेता हूँ। तो लेट st1 और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक नेम यूज़ कर लेता हूँ और st1 को मैं बता देता हूँ ये एक स्टूडेंट टाइप है। और अगर मैं st1 यहाँ पे पास करूँ तो हमें किसी भी तरीके के एरर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट के टाइप को डिफ़ाइन किया है वहाँ पे भी हमें एज अ जेनरिक पास करना होगा। ये जो टाइप है स्टूडेंट, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि जो हमारा नेम है उसके अकॉर्डिंगली ये कास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जेनरिक टाइप भी बना सकते हैं, जैसा ये रीड ओनली एरे बना हुआ है प्री डिफाइन टाइपस्क्रिप्ट के द्वारा। जेनरिक टाइप्स बनाने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हम अपने टाइप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम प्री डिफाइन वैल्यू को पास करके और उसके टाइप को कास्ट कर सकते हैं। यानी जो ये ऑब्जेक्ट है उसके टाइप को हम कास्ट कर रहे होते हैं हर बार। सो फिलहाल के इस टाइपस्क्रिप्ट सीरीज़ में इतना ही। आगे मैं और भी डिटेल में कुछ टाइप्स को कवर करूँगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइए। तो नीचे कमेंट में आप बताइए कि कौन कौन से और टाइप्स हैं जो आप जानना चाहते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट के और एडवांस कॉन्सेप्ट जानने के लिए और भी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।